नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निजामाबाद से लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़ी संख्या में पधारे, कोने कोने से आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूँ, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए। जाते हैं जहां वहां भगवान का, देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, यह हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया, ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था।
ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया भाइयों बहनों, इनके घोषणा। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि निजामाबाद से भाजपा प्रत्याशी अरविंद धर्मापुरी के नामांकन कार्यक्रम में प्रचार प्रसार करने तेलंगाना पहुंचे थे सीएम धामी। आपको बता दें कि मजबूत इच्छा शक्ति और कठोर निर्णय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की एक विशेष पहचान बनाई। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम धामी को देखने और अपना समर्थन देने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में दूर दूर से युवा शक्ति भी उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी को सुनने पहुंचे। तो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने और जनता के बीच पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तेलंगाना दौरे पर हैं और आज निजामाबाद में उन्होंने जनता से संवाद किया, जनसभा को संबोधित किया और जिस तरीके से चुनावी हुंकार भरी है मुख्यमंत्री ने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज तेलंगाना दौरे पर हैं और जिस तरीके से वो दमदार आवाज में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ खास बातें रही मुख्यमंत्री के संबोधन में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना में 2 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं वहां पर कर रहे हैं। इस दौरान ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए वहाँ और देखने के लिए लोग वहाँ पर मौजूद थे, ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने हर उस स्टार प्रचारक के जो उपयोगिता है उसका सही तरीके से यहाँ पर चुनाव में इस्तेमाल कर रही है और उन क्षेत्रों में जहाँ पर उनका प्रभाव है उन क्षेत्रों में भेजने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आज तेलंगाना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड में उनकी सरकार के द्वारा किए गए काम है उन कार्यों का जिक्र वहाँ पर करा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के सामने जिस प्रकार से रखने का काम किया, ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव में बड़े मतों से जीतने का काम यहां पर कर रही है और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को लामबंद करते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार का काम तेज गति से चलता है और उत्तराखंड उसका सबसे ज्यादा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि केंद्र की लगभग हर योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलता है और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के भीतर लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के विकास की योजनाओं के काम यहाँ पर हुए हैं और विभिन्न परियोजनाएं यहाँ पर संचालित है। इसी तरीके का लाभ तेलंगाना राज्य को भी मिलना चाहिए और उसके लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है और इसलिए वो लगातार इन चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करें कि अगर केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनती है तो फिर सीधे तौर पर लाभ राज्यों को होगा और विकास की जो योजना है वो उन तक पहुँचने लगेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरल स्वभाव में जो उनका जो अंदाज है, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि कठोर निर्णय लेते हैं लेकिन वो सीधे सादगी के साथ अपनी बात को रखने का काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वो बात वहां पर रखते हैं, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी किया और जनता को भरोसा दिलाने का काम किया है कि अगर भाजपा प्रत्याशी को वोट करते हैं तो फिर किस प्रकार से भाजपा एनडीए की जो सरकार होगी वो कैसे यहाँ पर विकास के कामों में मदद करेगी और जनता को किस प्रकार से विकास के कामों का लाभ यहाँ पर मिलने लगेगा। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता वो उनके कामों से जनता के बीच पहुंचने लगी है और यही वजह है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाने के साथ साथ उनके जो चुनावी कार्यक्रम है उनको भी यहाँ पर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और चुनाव में जनता पार्टी के प्रति लामबंद हो सके। जी जी
अब ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले कुछ सालों में जो विल पावर है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उनके अंदर, जो बड़े बड़े निर्णय वो लेते हैं, क्या एक वजह ये भी है कि बीजेपी पार्टी में उनका जो कद है, जो उनका चेहरा बन चुका है, इस वजह से बीजेपी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है और यही वजह है कि वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से धामी सरकार ने कठोर निर्णय लिए हैं, जो विकास की योजनाओं के साथ साथ जनहित के लिए जो कठोर निर्णय लिए, उन्हीं निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाने लगे हैं। यानी जनता के बीच में उनकी जो पहचान है वो कठोर निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के रूप में भी पहचानी जाने लगी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लागू करने का काम यहाँ पर किया था और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका है। सशक्त नकल विरोधी कानून जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्य में बनाया गया, वो युवाओं के हित के लिए कहा जा सकता है। अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत घरों के आगे गड्ढा बनाने से नाराज केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकाल बंद करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और केदारनाथ के कपाट भी 10 मई से खुल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि अब तक 13,38,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख से ज्यादा पहुंच गई। इस खबर पर हमारे साथ अभय केंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से तीर्थ समाज पुरोहित नाराज है, थोड़ा गुस्से में है, क्या वजह है इसके पीछे, उनके नाराजगी के पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो वहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि जो पुनर्निर्माण के काम वहाँ पर हो रहे हैं, मास्टर प्लान के तहत जो पुनर्निर्माण के कामों को इस समय वहाँ पर तेज करने का काम किया जा रहा है, उससे स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ वहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उनके भवनों के आगे पुनर्निर्माण के कामों को लेकर खुदाई की गई है, खासतौर पर जो गड्ढे बना दिए गए हैं, जो नालियाँ बनाई गई है, उसको लेकर लोग खासे नाराज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ समय कम बचा हुआ है, 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में इस कम समय में ये पुनर्निर्माण के काम कैसे पूरे हो जाएंगे और इन चीज़ों के चलते कह सकते हैं कि जो परेशानियां वहां पर हो रही है, अधूरे जो आधे अधूरे अभी तक के जो निर्माण काम वहां पर है, उसको लेकर अब वहां के जो तीर्थ समाज है, जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज हैं या हकूकदारी है, उन्होंने सीधे तौर पर अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है। क्योंकि तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज की तरफ से, हकूकदारियों की तरफ से निर्माणदायी संस्था और मंदिर समिति के खिलाफ एक तहरीर वहाँ पर दे दी गई है या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वहाँ पर दे दी गई है और मांग की गई है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई वहाँ पर की जाए। क्योंकि तय समय पर अगर निर्माण के काम पूरे नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में जो स्थानीय लोग होंगे उनको तो परेशानी होगी। जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मनों में भी एक गलत संदेश जाने का काम करेगा कि आधे अधूरे निर्माण कामों के साथ उन्हें दर्शन कराने का काम वहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया, जो सरकार की छवि को धूमिल करने वाला होगा। इसलिए पंडा समाज ने पुलिस में जो अपनी तहरीर वहाँ पर दी है, जो प्रार्थना पत्र वहाँ पर दिया है, उसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वहाँ पर की गई है ताकि जल्द से जल्द जो निर्माण काम है वो पूरे हो सके। इसके अलावा जो तीर्थ समाज, तीर्थ पुरोहित है, हकूकदारी पंडा समाज है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 10 मई तक ये सभी काम पूरे नहीं होते हैं, यानी कपाट खुलने से पहले काम पूरे नहीं होते हैं, तो कपाट खुलने के दिन से ही उनकी तरफ से यात्रा को बंद करने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा और ये यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद होगी और ये सीधे तौर पर सरकार के लिए मुसीबत वाला समय कहा जा सकता है। क्योंकि स्थानीय लोग अगर इस यात्रा का विरोध वहाँ पर करेंगे, दुकानों को बंद रखने का काम करेंगे, धर्मशालाओं को बंद रखने का काम वहाँ पर करेंगे, तो फिर जो लाखों की संख्या में या हजारों संख्या में रोजाना वहाँ पर श्रद्धालु वहाँ पर जो पहुँच रहा है, उसके लिए कहाँ से व्यवस्थाएं जुटा पाएंगे, कैसे उन यात्रियों को संतुष्ट कर पाएंगे ताकि उनकी यात्रा सफल हो सके और उनको वहाँ पर धामों में किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा उनके घर
घरों के आगे निर्माण कार्य के तहत या पुनर्निर्माण कार्य के तहत गड्ढा खोद दिया गया है। क्या इसके पहले, गड्ढा खोदने से पहले उनको सूचित किया गया, उनको नोटिस दिया गया कि नहीं? और दूसरा सवाल ये कि अगर जिस तरीके से पुरोहित नाराज हैं, अगर वो निश्चित काल के लिए बंद कर देते सब कुछ, तो जो यात्री आएंगे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और क्या संकट का बादल कह सकते हैं छाया हुआ है इस वक्त यात्रा को लेकर केदारनाथ? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब 2013 में जो आपदा आई थी, भीषण आपदा जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उसके बाद 2014 से जो पुनर्निर्माण के काम वहाँ पर चल रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को सिर्फ तब पहले से ही पूर्व सूचना यहाँ पर दी जाती थी। जैसे उनके भवनों को गिराने, जो आधे गिरासू जो भवन बन चुके थे, उनको जब गिराने का काम वहाँ पर हुआ था, उनकी जो उन भवनों को सही करने के लिए जो कहा गया था, उसके लिए सूचना दी गई थी। लेकिन जो पुनर्निर्माण के काम वहाँ पर हो रहे हैं, चाहे वो घाट बनाने का लेकर हो, रास्ते बनाने को लेकर हो, या रास्ते के दोनों तरफ जो सौंदर्यकरण किए जाने हैं उसको लेकर जो काम हो रहा है, उसको लेकर कोई पूर्व सूचना स्थानीय लोगों को वहाँ पर नहीं दी जा रही है। ये जो निर्माणदायी कंपनी है उनकी तरफ से लगातार निर्माण किए जा रहे हैं, और जहां मर्जी है वो वहां पर अपने काम को करने का काम कर रहे हैं। और यही वह असल वजह नाराजगी के स्थानीय लोगों के बीच में कही जा सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि 10 मई को कपाट धाम के जो कपाट है वो वहां पर खुलना है। ऐसे में जो आजकल में जो खुदाई वहां पर चल रही है, जो जेसीबी की तरफ से जो नालियां बनाने का काम वहां पर हो रहा है, जो नालियों को लेकर खुदाई हो रही है, जो पोल सौंदर्यकरण के लिए जो पोल वहां पर लगने हैं, उसके लिए जो गड्ढे वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं, वो तय समय पर वहां पर नहीं भर पाएंगे, और ये सीधे तौर पर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब वहां पर हो सकता है। इसके अलावा हजारों की संख्या में जो रोजाना वहां पर श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के लिए भी परेशानी वहां पर हो सकती है, परेशानी उत्पन्न होगी, क्योंकि ना तो सही रास्ता हो पाएगा, और सही रास्ता ना होने की वजह से उन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। क्योंकि केदार घाटी में जिस तरीके से मौसम हमेशा प्रतिकूल नहीं रहता है, विषम परिस्थितियों वाला मौसम वहां पर रहता है, तो ऐसे में अगर सही तरीके की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर जो श्रद्धालु वहां पर होंगे उनकी परेशानियां बढ़ने वाली वहां पर हो सकती है। इसलिए सीधे तौर पर स्थानीय लोगों ने अभी इस बात की ओर जोर देने के लिए कहा है कि तय समय पर पुनर्निर्माण के जो काम है वो पूरे हों, और यात्रा विधिवत रूप से संचालित होती रहे, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर ये पुनर्निर्माण के काम तय समय पर नहीं होते तो फिर स्थानीय लोगों की तरफ से इस यात्रा का विरोध किया जाएगा और इसको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी अभय, जिस तरीके से वहां के तीर्थ पुरोहित ये कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम में जब आपदा आई थी उसके बाद से ही जो प्रशासन है वो हमारे हितों को ध्यान नहीं दे रहा है, एक तरीके से ये कह लीजिए कि सौतेला व्यवहार प्रशासन उनके साथ कह रहा है, ऐसा आरोप है वहां के तीर्थयात्रियों और पंडितों पुरोहितों का। तो प्रशासन ने अभी तक क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको विश्वास में लेने की कोशिश की? बिल्कुल, अभी तक ये कहा जा सकता है कि इस विषय को लेकर कई बार वार्ताओं का दौर यहाँ पर चला, लेकिन जो अस्थायी समाधान यहाँ पर निकलना चाहिए था वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कई बार तीर्थ पुरोहितों से, पंडा समाज से, हकूकदारियों से वार्ता हुई है, अलग अलग मांगों को लेकर वार्ता। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो केदारनाथ धाम की अव्यवस्थाओं और जनहितों के कार्य को लेकर पूर्व विधायक मनोज रावत ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। बीते साल सड़कों से लेकर मूलभूत व्यवस्थाओं का उदाहरण देते हुए उसमें सरकार को इस साल बेहतर व्यवस्था देने की उम्मीद जताई। केदारनाथ में टेंट और दुकानों के टेंडर प्रक्रिया पर स्थानीय लोगों के साथ हो रहे अनहितों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा प्रशासन स्थानीय हितों के साथ केदारनाथ धाम की पौराणिक यात्रा को बनाए रखे ताकि भविष्य में केदारनाथ में यात्रा संभव हो सके। सारे दावों के बाद भी मास्टर प्लान पिछले साल भी था, सरकार भी यही थी और प्रशासन भी यही था। सारे दावों के बाद भी केदारनाथ में जिस किस्म की अव्यवस्था देखी गई सड़क से लेकर के और केदारनाथ पूरी तक के, वो अक्षम्य है। हम आशा करते हैं कि इस बार प्रशासन कुछ उससे सुध ले और जनहित के कदम उठाए। जो सुनने में आ रहा है कि दुकानें, टेंट, किले स्पेस सब नीलाम करने वाले हैं, तो फिर तो उत्तराखंड को नीलाम पे लगा दें। अगर इस सरकार का यही मकसद है, देखिए केदारनाथ धाम पर पहला अधिकार रोजगार का परंपरागत ढंग से उन लोगों का है जिन लोगों की सैकड़ों पीढ़ियों ने केदारनाथ धाम को बचाए रखा, पूजित होने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वहाँ पूजा के लायक माहौल बनाया। तो उन लोगों के हकों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग के साथ साथ जीएम वीएन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा लगातार धामों का दौरा किया जा रहा है ताकि यात्री के समय व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा सके। इस दौरान जीएम वीएन के एजीएम राकेश सकलानी ने कहा, अगर कोई कमी नजर आती है तो फिर उसे समय रहते पूरा किया जा सकता है। 2 अप्रैल को हमारी पूरी टेक्निकल टीम, जिसमें मैं भी स्वयं था, एक बार रेकी करके आगे हैं। उसमें अभी तो उस टाइम तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, जिससे कि उसका छोटे मोटे टूट फूट का हम रिपोर्ट बना के लाएँ, जिसमें कि हमारे अब स्टाफ भी हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको एडवांस भेजने के लिए, और उसमें जो भी टूट फूट है उसका हम यात्रा से पूर्व उसकी रिपेयरिंग वगैरह कर लेंगे। मोदी सरकार के पक्ष में अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। हरिद्वार में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि सनातन की रक्षा करने वालों के प्रचार के लिए वे देश भर में भ्रमण करेंगे। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि लंबे समय के बाद देश को सनातन की रक्षा करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए अखाड़ा परिषद ने यह निर्णय लिया है कि उनके प्रचार के लिए वो देश भर में भ्रमण करेंगे। हम भी, हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ हम जितने संत महात्मा है वो जाते हैं। ये मैं भी राजस्थान से आया हूँ, ये मुझे उज्जैन जाना, गुजरात जाना। देखिए, जो सनातन पे काज करेगा भारत में वहीं राज करेगा। जो हम सनातनी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है, पहली बार हमें ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन पे बात करता, जो धर्म पे बात करता, खुल के बात। रूप से हमारे जो 13 की 13 अखाड़े हैं, भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह स्थान है और सभी जगह से अलग जगह रही है। वर्तमान में इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक हमारे लोगों का दुर्भाग्य रहा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में एक था। आज भारत को एक जो विश्व को मार्गदर्शन देने वाला है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है, जो विश्व को शांति स्थापित करेगा। और यह बार 400 पार करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे संत समाज का आशीर्वाद लेकर और समस्त भारत में सभी अखाड़े के जितने स्थान हैं सब सनातनी इस हिंदू और इस चुनाव में पूरे प्रचार में उतरेंगे। तो वहीं प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास गंगा की शरण में हरिद्वार पहुंचे। यहां पहुंचकर वामपंथ की ओर से जा रहे युवाओं को राम पथ पर आने की उन्होंने बड़ी सलाह दी। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा किनारे वे अगले 3 दिनों तक राजनीति से कोसों दूर साधनारत रहेंगे। साथ ही हरिद्वार पहुंचे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि वो अगले 3 दिनों तक हरिद्वार में हर की पौड़ी के मालवीय घाट पर राम कथा को प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं से अपील की कि 25, 26 और 27 अप्रैल को डॉक्टर कुमार विश्वास प्रवचन देंगे। हर की पौड़ी पर रोजाना शाम होने वाली गंगा आरती के बाद 8 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। देखिए, कथा तो काम है साधुओं का, संतों का, विज्ञ पुरुषों का, पर मेरा मानना यह है कि जो युवा पीढ़ी है उसके पास हमारी धार्मिक व्याख्याएं, हमारी आध्यात्मिक व्याख्याएं पहुंचे। उसके लिए जिस प्रकार आज से 20 वर्ष पहले हिंदी कविता IIT, IIM में और बड़े संस्थानों में पहुंची और सरस्वती ने मुझे माध्यम बनाया, पूरा प्रयास ये है कि मेरी क्षमता से और मेरी यत्किंचित प्रतिभा से और ईश्वरीय कृपा से मैं इतना कर सकूं कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। उसका प्रयास पिछले दशक से कर रहा हूं। अगली खबर देहरादून से है, जहां नशा तस्करों पर दून पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। मादक पदार्थों की बड़ी खेप के साथ 3 नशा तस्करों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 105 नशीले इंजेक्शन, 720 नशीले कैप्सूल, 410 नशीले टेबलेट और 850 ग्राम अवैध चरस बरामद की। खबर देहरादून से है, जहां पलटन बाजार में मस्जिद के पास एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया।
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।